देखिए, एक के बाद एक परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते चले जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। अगर इस वक्त भी अगर आप चूक गए, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। देखिए, साल 2025 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये जो साल 2026 है इसमें भी पहले महीने से ही वैकेंसी आ रही हैं। ठीक है ना? अभी मैं हम आपको जो बताने वाले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि भाई क्या ही अप्लाई करना, 10-5 वैकेंसी हैं या फिर जो भी हैं। वैसे तो हम जो आज की वैकेंसी बताने वाले हैं इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, हर एक सब्जेक्ट में लगभग वैकेंसी हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट के लिए खास करके आप अगर कहीं के भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, कहीं के भी हों, आपके लिए कोई फीस है ही नहीं, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? बिल्कुल अप्लाई करिए। पूरी बात हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाएंगे, किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको दिखाएंगे। और देखिए, अगर आप सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको ट्रेन का टिकट भी मिलेगा। ठीक है ना? थर्ड एसी क्लास का वो भी मिलेगा। ये हम अपने पास से तो नहीं बोल रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको वेरीफाई करवाएंगे सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है ना, एजुकेशन जो मतलब डिपार्टमेंट है वहां से वैकेंसी आई हुई है। चलिए बात कर लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला? रिटन टेस्ट नहीं होने वाला। अब आपका जो सिलेक्शन बेस करेगा, पहली बात तो ये है कि आप अपना मतलब वो समझ लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने अगर मास्टर डिग्री कर रखी है 55% के साथ, वही वाली कहानी 2018 वाली गाइडलाइन यूजीसी की, वो फुलफिल होनी चाहिए। 55% होने चाहिए किसमें? मास्टर डिग्री में। उसके साथ साथ कैंडिडेट के पास मस्ट का मतलब होता है जरूरी, कंपलसरी, क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब नेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, देखिए यहाँ ये वाला जो इसका प्रावधान है ये आप पढ़ना जरूरी है। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर मतलब प्रायर टू जुलाई 2009 से पहले जिन्होंने कर रखा है, शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने जुलाई 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था पीएचडी में, उस वक्त के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए नेट सेट अगर नहीं भी है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एग्जेम्प्टेड हैं। तो ये वाला प्रावधान आप पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप पीएचडी के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी आपकी जो है रेगुलर मोड वाली होनी चाहिए। वो वाली पीएचडी नहीं चलेगी कि घर पे बैठे रहते हैं और पीएचडी चल रही है कहीं से, नहीं, रेगुलर मोड वाली होनी चाहिए। और क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो कंपटीशन अच्छा खासा होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सब्जेक्ट सारे ही हैं, ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है ना। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें नहीं हो, ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट हैं। वो हम आपको बता देंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अगर आपने पीएचडी के जरिए अप्लाई करना है तो आपकी जो पीएचडी है उसकी जो थीसिस वगैरह होती है उसमें कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपकी चेक करी हो पीएचडी की थीसिस। इंपॉर्टेंट बात है। ओपन आपका पीएचडी वाइवा वॉइस होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रही बात रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की, तो 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए। ये मैं उन लोगों की नहीं बता रहा हूं जो लोग पीएचडी के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, वरना तो यूजीसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नेट के जरिए भी। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। और वो भी रेफर्ड जर्नल के अंदर पब्लिश होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर नेट स्लेट या फिर सेट होता ही नहीं है, तो वो लोग मास्टर डिग्री और पीएचडी वगैरह के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो मास्टर डिग्री और गेट जो होता है, जो इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है, उसके बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात अगर किसी शख्स ने पीएचडी कर रखी है और वो भी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से, बाहर की यूनिवर्सिटी से, तो वो टॉप 500 में होनी चाहिए और वो अप्लाई कर सकते हैं उसके बेसिस पर। इस केस में आपके पास यूजीसी नेट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात आपका जो सिलेक्शन होगा वो एपीआई स्कोर के माध्यम पर होगा। किसके माध्यम से होगा? एपीआई स्कोर के माध्यम से होगा। एपीआई स्कोर के बारे में मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। आउट ऑफ 100 में से आपके एपीआई स्कोर देखा जाता है। एपीआई स्कोर जैसे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपकी 80% या उससे ज़्यादा थी
तो उसमें 21 नंबर मिल जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग परसेंट पे अलग अलग पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, ये आप चेक कर लेना यहाँ से, ठीक है ना। जैसे कि 55 और 60 वालों को 16 नंबर, तो इस तरह से है। ऐसी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी वाले देख लेना अपना, 80% से ज़्यादा हैं या 80% है तो 25 नंबर रहते हैं। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, उसके बेसिस पर आपका स्कोर बनता है और वो भी 100 में से देखा जाता है। अब किसी ने एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड कर रखा है तो उसमें 7 नंबर मिल जाते हैं। पीएचडी वालों को 25 नंबर मिल जाते हैं। जेआरएफ वालों को 10 नंबर मिल जाते हैं। नेट वालों को 8 नंबर मिल जाते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन वालों को 6 नंबर मिल जाते हैं और अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है तो 10 नंबर मिल जाते हैं। हर एक साल के लिए 2 नंबर रहते हैं, इस तरह से हैं। अवार्ड कैटेगरी में अगर हम बताएं तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर 3 नंबर हैं और स्टेट लेवल पर 2 नंबर हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वही काउंट होगा। जो देखिए सिंपल बात है, अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है जहां पर आपको इतनी सैलरी मिली थी जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है, तो आपका मतलब एक्सपीरियंस काउंट होगा, अदरवाइज एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। मतलब तो इसका यही निकल रहा है, बाकी आप खुद भी पढ़ लेना इसे। और गेस्ट फैकल्टी का यहाँ एक्सपीरियंस माना नहीं जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो एकेडमिक स्कोर में आपके 84 नंबर रहेंगे और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 6 नंबर रहेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहने वाले। टोटल जो आपका निकलेगा एपीआई वो 100 में से निकलेगा। अब कितने एपीआई पर आपका मतलब आपको कॉल आ सकती है इंटरव्यू की, तो वो आ सकती है भाई 55 नंबर। तो एटलीस्ट 55 तो होने ही चाहिए। यहाँ पर पढ़ सकते हैं द एप्लीकेंट सिक्योरिंग लेस देन 55 मार्क्स फॉर कॉलेज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो एटलीस्ट तो 55 तो होने ही चाहिए। अब अगर आप SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट हैं तो 50 अगर आपकी एपीआई बन रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके चांसेस हैं इंटरव्यू में कॉल आने के। और वुमेन कैंडिडेट के लिए तो और भी मजे की बात है, उन्हें आप फीस भी नहीं है, कोई फीस नहीं है, नो फीस, ठीक है ना, नो फीस, कोई फीस है ही नहीं उनके लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका अगर चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, चाहे नहीं, देखिए अगर आप जैसे किसी और स्टेट में रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में हैं या फिर कर्नाटक में या फिर कहीं और हैं, तो आपको एसी जो 3rd AC का टिकट भी आपको मिलेगा। वो सारी चीज़ें भी हैं। और इसके अलावा और सारे पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है ज़रा इस पर भी नज़र एक बार देख लेते हैं। और देखिए अगर हम सैलरी वगैरह की बात करें तो सैलरी यहाँ पर बहुत सही होने वाली है। 57,700 से स्टार्टिंग हो जाती है, प्लस इसमें अलाउंस वगैरह भी जुड़ जाते हैं, डीए वगैरह भी जुड़ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। वो सब टेंशन मत लीजिए, बाकी मेन है सिलेक्शन यहाँ पर, ठीक है ना। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको विजिट करा देता हूँ एक बार। देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट NCERT की, जिसमें आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है इसमें 153 वैकेंसी होने वाली है। और लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी ये आप देख लेना यहाँ पर, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी, ठीक है ना। अप्लाई करने की लिंक यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा हाँ एक बात और है कि देखिए बता देता हूँ आपको। हाँ 3 दिन बचे हुए हैं, 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बस 3 दिन बचे हुए हैं, 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए अच्छी खासी फीस है भैया, दबा के पैसे मांगे गए हैं, 1000 रुपये फीस है। अगर आपके सब्जेक्ट में सफिशिएंट वैकेंसी हो तभी अप्लाई करना। और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं है। इसके अलावा देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई आपका रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होने वाला, इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। आपको AC हाँ देखिए वो मैंने आपको बताया था ना, 3rd AC क्लास का टिकट भी मिलेगा जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी देखिए रिजर्वेशन का फायदा सब लोगों को मिलेगा, आप चाहे महाराष्ट्र के हों, पश्चिम बंगाल के हों, कहीं के भी हों, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। आप अपने जैसे आप SC ST हैं तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट वाले जनरल में अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है वैकेंसी, तो यहाँ पर रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट होने वाले हैं।
मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो एक वैकेंसी है, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं, आर्ट्स एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, और इसी तरीके से बायो साइंस बायोटेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, वो भी ओबीसी कैटेगरी में। कैटेगरी जरूर देख लेना, यहाँ पर पता चले आप कैटेगरी नहीं देखें और अप्लाई कर दें। अगर आपकी, देखिए आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये एक एक दो दो वैकेंसी आप क्यों ही बताते हैं। कुछ लोगों का भला इससे भी हो जाता है, जो लोग अप्लाई करते रहते हैं, मल्टीपल जगह अप्लाई करना पड़ता है आजकल। आपको तो बस ऐसा ही लगता है ना कि बहुत सारी वैकेंसी आएंगी तभी मैं अप्लाई करूंगा, कुछ लोग इन्हीं में हाथ निकाल लेते हैं। तो भैया उन लोगों के हैं, आपको नहीं देखना मत देखिए, है वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 वैकेंसी है। अभी एजुकेशन साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है, एक जनरल में है और ये शायद एसटी है, पता नहीं कौन सी है, देख लेना आप। और इसी तरीके से एजुकेशन टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 वैकेंसी है, 4 तो जनरल में ही है। बताइए, अब सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं ना अलग अलग स्टेट से, तो बस, अरे आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए ना, तो उस पर मेहनत करिए। बाकी मल्टीपल जगह से हम बताते रहते हैं, तो अगर ओवरऑल आप एक महीने की भी वैकेंसी देख लेंगे तो अच्छी खासी हो जाती है। तो भैया बहुत जगह अप्लाई करना पड़ता है तब जाके कहीं सिलेक्शन हो पाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर हिस्ट्री में 2 वैकेंसी हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक ही वैकेंसी है। ओके, ये देख लेना। और इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है। इसके अलावा उर्दू सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट के लिए। रही बात, देखिए मैं आपको काम की ही बात बता रहा हूँ, खाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर प्रोफेसर की भी, एसोसिएट की है, वो सब आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि वो सीनियर लेवल की वैकेंसी है, ठीक है ना, वहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ये यहाँ पर 2 वैकेंसी है एजुकेशन में, पर्टिकुलर एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है। सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। और बॉटनी में आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है। आई थिंक ये कौन सा है, ये ओबीसी में, हाँ ओबीसी में है, ठीक है ना। इसी तरीके से एजुकेशन फिलॉसफी, देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं ये, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं वो हैं ये। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना, जनरल के लिए नहीं है, ये है ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए। और साइकोलॉजी एजुकेशन गाइडलाइंस काउंसलिंग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन हिंदी इंग्लिश उर्दू ये सब है, ठीक है ना, तो इसमें 1 वैकेंसी है। और कंप्यूटर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी होने वाली है। इसी तरीके से फिलोसफिकल सोशोलॉजी फाउंडेशन एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। अरे कितनी है भाई, ख़त्म हो जल्दी, कितनी है। एग्रीकल्चर आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 वैकेंसी है। तेलुगु में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी। ओके, बहुत सारी हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन टीचर 1 वैकेंसी यहाँ पर भी है। फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी यहाँ पर। तो ये मल्टीपल वैकेंसी हैं भाई, अच्छी खासी वैकेंसी है। और देख लेते हैं कुछ रह गया हो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो भी बता देंगे आपको। थोड़ा सा रुकिए, ज़रा सब्र करिए, देखते हैं इसमें कुछ होगा तो इम्पोर्टेंट वो पॉइंट भी हम आपको बता देंगे। वैसे तो कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर, सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। देखिए ये एडवर्टीजमेंट आया था, हम शायद सबसे लेट बना रहे हैं इसकी वीडियो, लेकिन 3 दिन रह गए। जिन लोगों को अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई कहाँ से करना है, तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट, देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट पढ़ भी सकते हैं, खुद डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आ गए आप कहाँ पर, सामर्थ ई गवर्नमेंट पावर्ड बाय IICUSD, इस पर आ गए। तो भैया यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहली बार आए हैं तो अकाउंट बना लीजिए। ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, IIT वगैरह सारे ही इंस्टीट्यूट इसी पर्टिकुलर जो ये वेबसाइट है यहीं से आप फॉर्म भरे जाते हैं। अगर आपने एक बार यहाँ पर अकाउंट बना रखा है तो मल्टीपल आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, न्यू अकाउंट बना लीजिए, ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें भर देंगे। और इसके बाद इसी से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर
और यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना है और फिर आपके सामने एनसीईआरटी आ जाएगा। वहाँ पर आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और कोई बात समझ में ना आई हो तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.